नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दर्पण जीएस, जहां तैयारी नहीं सिलेक्शन की स्ट्रेटजी बनती है। अगर आपका लक्ष्य टीआरई 4.0 में सफल होना है तो यह चैनल आपके लिए है। यहां हम हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट, टाइमलाइन और एमसीक्यू एनालिसिस के साथ पढ़ाते हैं ताकि एग्जाम हॉल में कोई कंफ्यूजन न रहे। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टीआरई 4.0 की पूरी जीएस सीरीज आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? बताइए इसका आंसर। बिल्कुल सही आप जा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अगर हम देखें प्रथम अधिवेशन कितने लोगों ने, तो ये कब हुआ था प्रथम अधिवेशन? 1885 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, पहला अधिवेशन कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? 1885 ईस्वी में। इनके जो कर्ता धर्ता मुख्य स्थापना करने वाले थे वो कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। ध्यान रखिएगा, ए.ओ. ह्यूम। कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, इसे नोट करते चलिएगा। और ये ए.ओ. ह्यूम कौन थे? तो ये रिटायर्ड थे, रिटायर्ड लोग रिटायर्ड थे और ये सिविल सर्वेंट्स थे। रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स जो ब्रिटिश में काम करते थे उनमें रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स यानी कि असैनिक जो थे अधिकारी थे ये। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, वो कितने तारीख को हुआ था? तो डेट याद रखिएगा, 28 दिसंबर। पूछा जाता रहा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। कहां हुआ था यह अधिवेशन? तो यह हुआ था बंबई में। कहां पर हुआ था? बंबई में। तो ये 28 देख सकते हैं यहां पर बना हुआ है, जो 1885 में जो बंबई में अधिवेशन हुई थी उसका एक आपके सामने यहां पर चित्र बने हुए देखिए। इनमें लोग जो थे वो भाग लिए थे, कितने सारे लोगों ने। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई में हुई थी, उसी की फोटोग्राफी यहां पर है। ये बंबई में कहां हुआ था? अगर आपसे पूछा जाए कि बंबई में कहां हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, संस्कृत विद्यालय। तो कहां हुआ था इसकी बैठक? पहली बैठक बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी, आयोजित की गई थी। ये पहले पुणे में आयोजन होना था, लेकिन वहां पर जो बीमारियां फैल गई इस वजह से इसका जो आयोजन था आनंद फानंद में फिर बंबई में किया गया, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। अब बताइए इसमें जो प्रथम जिसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो आंसर होगा इसका 72। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इनके जो अध्यक्षता पहली बार किया था वो कौन किए थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ध्यान रखिएगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इनका फुल नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए कितने लोगों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने। यहां पर आप देख सकते हैं इनकी फोटोग्राफी है, जिनमें ये ज्यादातर जो थे वकील थे, मध्यम वर्गीय थे, शहरी व्यक्ति थे जो इसमें भाग लिए थे। तो ध्यान रखिएगा, इनका पहला महासचिव कौन था? तो इनका पहला महासचिव ए.ओ. ह्यूम साहब थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, अभी हमने पढ़ा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम। ध्यान रखिएगा, आंसर ए.ओ. ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बिल्कुल, इसमें हम लोग राष्ट्रीय कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना था उनका अलग अलग अधिवेशन थे उसके संदर्भ में भी समझेंगे। आप वीडियो के साथ लगातार बने रहें, इनसे संबंधित एक भी प्रश्न नहीं हमारा नहीं छूट पाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा घुमा फिरा करके प्रश्न पूछा जाता रहा है बीपीएससी के द्वारा, इसीलिए आपको इसको बेहतर तरीके से तैयारी करनी है। अगर आप आज तैयारी बेहतर करेंगे, अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे, तो फिक्स है कि आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, कोई कंफ्यूजन आपको एग्जाम में नहीं होंगी। तो आप लगातार बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? यहां अगर हम देखें, ये डाक टिकट जो बनी हुई है ये ए.ओ. ह्यूम का बना हुआ है। यही थे ए.ओ. ह्यूम साहब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले सचिव थे या स्थापनाकार थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो स्थापना होता है दूसरे अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? देखिए दूसरा अधिवेशन हुआ कहां था? दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 ईस्वी में। कब हुआ था? 1886 में। कहां हुआ? कलकत्ता में। देखिए पहला जो
3 अधिवेशन है वो मुख्यतः जो था बड़े बड़े जो महानगर उस समय के हुए करते थे, बंबई, कलकत्ता और जो चेन्नई, इन सब जगह पर हुआ करता था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता अगर देखें तो दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 ईस्वी में। कहां पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। किन्हें का कौन किया था? दादा भाई नौरोजी। इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, ग्रांड ओल्ड मैन, ध्यान रखिएगा, ग्रांड ओल्ड मैन। ये इतिहासकार भी थे और साथ ही ये इतिहासकार के अलावा आर्थिक जो थे, आर्थिक मामलों के बहुत बड़े जानकार थे। इन्होंने ही सबसे पहले बोला था कि भारत से कैसे धन जो है वह भारत से धीरे धीरे वो ब्रिटेन में जा रहा है, जिसे कहा गया कौन सा सिद्धांत? धन बहिर्गमन का सिद्धांत, धन बहिर्गमन का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, धन बहिर्गमन का सिद्धांत किसने दिया था? तो धन बहिर्गमन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इन्होंने इसी अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन और भारतीय जो हमने पढ़ा था इंडियन एसोसिएशन और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, दोनों का विलय कर दिया था। इंडियन एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय कब हुआ था? तो कलकत्ता के अधिवेशन में हुआ था। तो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट देखें, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? बताइए इसका आंसर। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? देखिए इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कब इन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये दिया। देखिए इन्होंने जो अध्यक्षता किया था वो किया था कहां पर? बेलगांव में, जो कर्नाटक में है, बेलगांव में। यह कांग्रेस का 39वां वार्षिक अधिवेशन था। ध्यान रखिएगा कौन सा नंबर का यह वार्षिक अधिवेशन है? 39वां। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था और क्या कहा गया था गांधी जी ने कि रचनात्मक कार्यों पर बल देने की बात की गई थी। रचनात्मक कार्यों पर। क्यों रचनात्मक कार्यों पर बात देने की गई थी? उस समय में आंदोलन खत्म हो गया था, तो ध्यान दिया कि कुछ रचना किया जाए, जैसे पढ़ाना वगैरह, स्कूल खोलना, इसके अलावा कपड़े वगैरह बनाना, ये सारी चीजें। इस अधिवेशन में ही ध्यान रखिएगा गांधी-दास समझौते को अनुमोदित किया गया था। गांधी-दास समझौता बहुत फेमस है। गांधी-दास, चित्तरंजन दास और महात्मा गांधी के बीच जो समझौता हुआ था वो किस अधिवेशन में हुआ था? इसी अधिवेशन में। यह अधिवेशन कब की गई थी बेलगांव में? तो 1924 में। बिल्कुल सही बता रहे हैं, 1924 में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो 1924 में। कहां पर? बेलगांव में। कौन से? 39वें नंबर की। तो ये 39वें नंबर का किया गया था। रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा दिया गया था। गांधी-दास समझौता इसी अधिवेशन में हुई थी। आप देख सकते हैं यहां पर कि ये जो गांधी हैं या 39वां जो अधिवेशन था बेलगांव वाली, वही अधिवेशन का ये इमेज है आपके सामने। इस में देख सकते हैं कि गांधी जी बैठे हुए हैं और सभी कार्यकर्ता वगैरह यहां पर आपको जो है सभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता आपको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था कि प्रथम महिला, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला श्रीमती एनी बेसेंट थी, लेकिन प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो देखिए प्रथम भारतीय महिला जो थी बिल्कुल सुचेता कृपलानी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सुचेता कृपलानी। ये 1925 में, ध्यान रखिएगा, ठीक गांधी जी के अध्यक्ष बनने के अगले वर्ष 1925 में कानपुर में हुआ था। पहले 1924 में कहां हुआ था? बेलगांव में। और ये 1925 में कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कौन से नंबर का अधिवेशन हुआ? तो वो हुआ 40वां नंबर अधिवेशन हुआ था। इसमें कांग्रेस की जो थी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। ये महात्मा गांधी की काफी ज्यादा विश्वास पात्र थी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो थी, जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी की काफी ज्यादा विश्वास पात्र जो थी, ये विश्वास पात्र थी। साथ ही ये जो थी निष्ठावान सहयोगी भी मानी जाती थी सरोजिनी नायडू। इसके अलावा अगर हम देखें सरोजिनी नायडू के संदर्भ में, तो ये स्वतंत्र संघ कई बार जेल गई थी और इनको 1947-49 में ये यूपी का, याद रखिएगा, राज्यपाल भी बनी थी। यूपी का राज्यपाल कब बनी थी? 1947 से 49 में। 1947 से 49 का टाइम था जब ये यूपी का राज्यपाल बनी थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। कौन से अधिवेशन में? कानपुर अधिवेशन में। कब बना था? 1925 में। कौन सा नंबर का अधिवेशन था? तो 40वां नंबर का अधिवेशन था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं जो सरोजिनी नायडू हैं, ये सरोजिनी नायडू का इमेज है। आप सरोजिनी नायडू के इमेज को यहां देख सकते हैं। देखिए ये सरोजिनी नायडू का इमेज है, यही थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? बताइए, आंसर बताइए। भागलपुर, पटना, रांची, बागे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। जो 27वां अधिवेशन हुआ था वह हुआ था कब? 1912 में। अभी तक महात्मा गांधी का आगमन भारत में नहीं हुआ था। ये कहां हुआ था? तो ये बिहार का एक जगह है। बताइए कौन सा जगह है बिहार का? ये बिहार की जगह में हुआ था 27वां अधिवेशन। कब हुआ था? दिसंबर 1912 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता, ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष कौन थे इस अधिवेशन में? तो वो था R.N. मधुलकर। R.N. मधुलकर, ध्यान रखिएगा इनका नाम, R.N. मुधोलकर, R.N. मुधोलकर थे। इसी अधिवेशन में जो A.O. ह्यूम था, ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। ह्यूम को कांग्रेस का पिता किस अधिवेशन में कहा गया था? तो ये था यही अधिवेशन जो 1912 में हुई थी, जिनके अध्यक्ष R.N. मुधोलकर थे। ये अधिवेशन कहां हुई थी? जी हां, बिल्कुल, ये अधिवेशन बांकीपुर में हुई थी। कहां पर? बांकीपुर में। बिहार का बांकीपुर जगह जो पटना के बगल में, पटना में ही है, अभी वो पटना में, तो वहीं पर ये अधिवेशन हुई थी बांकीपुर में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां, ध्यान रखिएगा, बांकीपुर अधिवेशन, गया अधिवेशन, इन सबको देखिए। ये हम अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के देखें तो हम कुछ अधिवेशन को, इंपोर्टेंट अधिवेशन को हम लोग ध्यान रखना है। कौन कौन से अधिवेशन को ध्यान रखना है हमारे साथ देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा 1885 का अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1885 का अधिवेशन कहां पर हुआ था? 1885 के बाद जो आपको अगला अधिवेशन ध्यान रखना है वो रखना है 1905 का अधिवेशन। और आप अगर 1905 का अधिवेशन हम देखें तो 1905 का अधिवेशन का आप ध्यान रखिएगा कि 1905 में अधिवेशन कहां हुई थी? तो 1905 में बनारस में। ठीक उसके जस्ट बाद 1906 में कलकत्ता में हुआ था, जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उस समय में, 1906 में। और उसके जस्ट बाद 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था। ये इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, ध्यान रखिएगा। यहीं पर कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था। 1907 के बाद हम अगर देखें इंपॉर्टेंट अधिवेशन ध्यान रखें तो अगला 1914 का अधिवेशन। 1914 का अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो 1914 का अधिवेशन लखनऊ में। 1916 का अधिवेशन लखनऊ में, ध्यान रखिएगा। 1916 के अलावा 1919 अमृतसर का अधिवेशन, जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। 1919 के बाद अगला जो अधिवेशन है वह ध्यान आपको रखना है 1920 में विशेष अधिवेशन हुआ था। ये 1920 का अधिवेशन को भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 1917 का अधिवेशन भी ध्यान रखना है, 1920 का अधिवेशन। इसके अलावा आपको ध्यान रखना 1925 का जो कानपुर का अधिवेशन था, जिसमें पहली भारतीय महिला, और 1924 में बेलगाम में महात्मा गांधी जी बने थे। वहीं अगर हम देखें बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बांकीपुर 1912 और गया 1922, इनका ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रामगढ़ भी आप ध्यान रख सकते, तत्कालीन बिहार में था, जो कि अभी झारखंड में है। तो तत्कालीन बिहार में वह रामगढ़ का जो अधिवेशन है उन्हें भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आप ध्यान फिरोजपुर का अधिवेशन, इसके अलावा हरिपुरा का अधिवेशन जिसमें सुभाष चंद्र बोस बने थे, त्रिपुरी का अधिवेशन 1939, 1937, 38, 39, इन्हें ध्यान रखिएगा। एक आप ध्यान रख सकते हैं 1929 का लखनऊ अधिवेशन, जब तिरंगा झंडा फहराया गया था, पहली बार तिरंगा झंडा फहराने की बातें की गई थी। इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं कि ये जो अगला है 1920 नागपुर का अधिवेशन, 1920 को भी आप ध्यान रखिएगा। इसी समय में असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपको अधिवेशन ध्यान में रखना है, उसके अध्यक्ष और वह अधिवेशन कहां हुआ था, आप इस जो मैप है, इस मैप के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? बताइए आंसर। पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखा था? देखिए, पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ये लिखा था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने इसी किताब में दिया था धन बहिर्गमन का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, कौन सा सिद्धांत? धन बहिर्गमन का सिद्धांत। धन बहिर्गमन का सिद्धांत क्या है? धन बहिर्गमन का सिद्धांत था कि जो
यहाँ के धन थे वो सारे ब्रिटेन की ओर क्या हो रहे थे, बार बार। कैसे? तो ये जो वहां यहाँ पर काम करते थे वो कभी यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करते थे, बल्कि वो जाकर के ब्रिटेन में इन्वेस्ट करते थे। एक तो वो माध्यम से जाता था, दूसरा यहाँ का कच्चा माल ले जाकर के वहां पर जो होता था, जो सामान होता था वो तैयार करता था और फिर बाजार में आकर के यहाँ बेचता था, और वो पैसे कहाँ जाता था, तो वो ब्रिटेन की ओर जाता था। इन्हें कहा गया धन बहिर्गमन का सिद्धांत। पहली बार ये चीजें जो आउट किया था वो किसने किया था, इन चीजों को डिनोट किया था, वो दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है आपके सामने, वह देखिए, यही है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी का बुक लिखा हुआ, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? आंसर बताइए। बिल्कुल सर सैयद अहमद ने। सर सैयद अहमद खां, ये संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा ये बनाया था 1888 ईस्वी में। कब बनाया था? ये 1888 में, ध्यान रखिएगा। संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का स्थापना किया था। इसका उद्देश्य था कांग्रेस के प्रचार जो होती थी उसको निष्फल करना था। इसीलिए इन्होंने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। इसी सभा के माध्यम से कही गई थी। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इससे शांति प्रिय निधन के लिए, किसके लिए? शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहाय बनूं। ये बातें किसने कहा था? तो यह बात कहा था लॉर्ड कर्जन ने। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन। देख सकते हैं ये लॉर्ड कर्जन साहब हैं। इन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि ये कथन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता भी रहा है अलग अलग एग्जाम में, और ये पूछने की काफी संभावनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? बताइए आंसर इसका क्या होगा। बिल्कुल सही, लॉर्ड लिटन। क्या है इसका आंसर? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। लॉर्ड लिटन 1878 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 1878 ईस्वी में जो था, इन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो एक था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878, इसको भी खत्म किसने किया था? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 ये लागू किया था लॉर्ड लिटन ने ही। किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने। इन्हीं के समय में ये लागू हुआ था। इसमें क्या था? वर्नाक्युलर प्रेस, जो देसी भाषा था उसका सेंसर किया जाता, देसी भाषा के जो समाचार पत्र वगैरह थे उन पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो इन्हीं के कार्यकाल में ये पारित हुई थी लॉर्ड लिटन के। इन्होंने ही भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां देना शुरू किया, ताकि भारतीय उनका क्या करे? साथ दे सके। इसलिए इन्होंने राय बहादुर और खान बहादुर जैसी उपाधि देना शुरू किया। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। कहां से थे अधिकतर नरमपंथी नेता? बिल्कुल शहरी क्षेत्रों से। अधिकतर नरमपंथी नेता कहां से थे? शहरी क्षेत्रों से। देखिए हमने अभी कहा था कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी तो उस समय में स्थापना करने में ज्यादातर नरमपंथी नेता थे, जो उदारवादी राजनीति कहते हैं या राजनीतिक भिक्षावृत्ति का युग भी कहा जाता है। 1885 से लेकर के जो 1900 ईस्वी तक का समय था, इस समय में इसमें नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनाश वाचा, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सारे लोग शहरी क्षेत्र के थे और ये नरमपंथी नेता के रूप में जाने जाते हैं। इन समय में जो कांग्रेस पर था, समृद्धशाली लोग थे, मध्यम वर्गीय लोग, बुद्धिजीवी लोग, जैसे कि वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, साहित्यिक व्यक्ति, इन सब का इस पर अधिकार था। इन सब का जो था ये सभी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता था कांग्रेस में, और इनका जो बड़े बड़े नगरों से आते थे, इसीलिए इनका गांव से कोई संपर्क नहीं हो पाता था, गांव के लोगों से कोई संपर्क नहीं। इसीलिए फिरोज शाह मेहता ने खुद ही कहा था, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझे और उन्हें कर्तव्य करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। ये चीजें फिरोज शाह मेहता ने इसी कारण कहा था। तो अधिकतम नरमपंथी नेता कहां से थे? तो शहरी क्षेत्रों से। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था?
बिल्कुल। उग्रपंथी कौन नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, निम्नलिखित से जो इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह, ये सारे जो थे, ये सारे क्या थे? ये सारे उग्रवादी थे। क्या थे? उग्रपंथी, उग्रपंथी, है ना, उग्रपंथी थे। वहीं गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये उदारवादी खेमा से संभव था। ये बहुत ही साधारण व्यक्ति थे। 1897 ईस्वी में इन्होंने 1889 में, ध्यान रखिएगा, 1889 में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन में के मंच से ये राजनीति में भाग लिया था। कहां से? इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन 1889 में हुआ था, वहीं से ये भाग लेना शुरू किया था राजनीति में, कांग्रेस अधिवेशन। 1897 में, ध्यान रखिएगा, एक इनका समय में 1897, इसमें इन्होंने जो वेलवी आयोग एक समक्ष, इसके वेलवी आयोग एक बनाया गया था जो आर्थिक मुद्दा का काम कर रहा था, उनके समक्ष इन्होंने इस बात का रखा, साक्ष्य रखा कि जो भारत का व्यय है वो भारत का व्यय काफी ज्यादा किया जाता है, जिसे कम किया जाए। तो इन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 1902 में ये चुने भी गए थे। 1902 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए ये चुने गए थे। ध्यान रखिएगा इन चीजों का। अगला है निम्नलिखित, इन्हीं को गोपाल कृष्ण गोखले को ही कहा जाता है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए यही है गोपाल कृष्ण गोखले साहब। अगला है भारत सिविक सेवक समाज की स्थापना किसने की? देखिए भारत सेवक समाज का स्थापना किसने किया था? बिल्कुल सही, गोपाल कृष्ण गोखले ने ही किया था भारत सेवक समाज का स्थापना। तो ध्यान रखिएगा 1905 ईस्वी में, कब? 1905 ईस्वी में ये पूना में, कहां पर स्थापना किया था? पूना में। इसका नाम है भारत सेवक समाज, या इन्हें कहा जाता है भारत सेवक मंडल। इंग्लिश में आपको मिलेगा सर्वेंट्स ऑफ, कभी कभी इंग्लिश को ही हिंदी में दे दिया जाता है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ध्यान रखिएगा कभी कभी केवल यही दे देगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसी को ऐसे लिख देगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापनाकार कौन थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के स्थापनाकार कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले को ही कहा जाता है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसमें जो थे, इसमें कुछ लोग जैसे पंडित हृदयनाथ कुंजरू, ये सारे महान समाज सेवक पैदा हुए थे इसी में। और इनके जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं, एक नाम आता है जो बहुत बड़े वकील भी थे, MC सीतलवाड़ और BN राव। ये सारे लोग इस संगठन से, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़े हुए थे। रजनी पामदत्त, RC दत्त हम इन्हें कहते हैं, वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। तो साम्राज्यवाद से लड़ता था कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और उनका सहयोग भी करता था। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन ये कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में। वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और साथ ही साथ वो क्या करते थे? उनका सहयोग भी करते थे। तो ध्यान रखिएगा ये चीजें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि आप कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अगर अभी तक क्लियर है तो कमेंट में लिखिए दर्पण GS। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो गर्मपंथी थे उसके प्रभावाधीन कब आया था? बताइए इसका आंसर। बिल्कुल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आ गया था? बहुत ज्यादा, वो था 1906 के बाद। इसीलिए 1907 में क्या हुआ? पूरी तरह से ये अलग हुआ, नरमपंथी और गर्मपंथी का अलग हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक कांग्रेस में गर्म दल का बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ गया था, जिनमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, जिसे कहा जाता है लाल बाल पाल, और अरविंद घोष मिलकर के किया था। इन्हीं में से इन्होंने अपना लक्ष्य बनाया कि हमारा लक्ष्य जो है गर्मपंथी का लक्ष्य था स्वराज्य। क्या लक्ष्य था? स्वराज। तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसने नारा दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने ये नारा दिया था? ध्यान रखिएगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा।
कब जाने जाने लगे थे? आंसर बताइए इसका, कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा, कब जाने लगे थे? ये ध्यान रखिएगा, ये कब जाने लगे थे? उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सरकार ने उन्हें जो है रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कब ये जाने जाने लगे थे? पुणे में इन्होंने जो असिस्टेंट कलेक्टर था रैंड, उसके हत्या के मामले में, जो ये रैंड हैं, इनके हत्या के मामले में इन्हें अभियुक्त बनाया गया था। तिलक को दोषी पाया गया और इनको 18 माह की जेल हुई थी। ध्यान रखिए, 18 महीने की कठोर कारावास सजा सुने। जब वो जेल से बाहर आया तो राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरा और लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। जब ये जेल से बाहर आए थे तब इन्हें नेशनल हीरो का जो उपाधि प्राप्त हुआ था, इसी समय इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई। यही एक घटना था जिसके कारण इन्हें लोग थे। इस आधार पर आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। तो ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा, नेशनल, अगला क्वेश्चन है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1906 को। ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। ये जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन था, इनका काम क्या था? मुख्यतः जो ये था, इसका काम था कि साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। यह स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह स्थापना किया था, ध्यान रखिएगा नाम, सदगुरु दास बनर्जी। सदगुरु दास बनर्जी के द्वारा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 15 अगस्त 1906 को। इससे पहले 8 नवंबर 1905 को, ध्यान रखिएगा, 8 नवंबर 1905 को एक संस्था स्थापित की गई थी, रंगपुर नेशनल स्कूल। रंगपुर नेशनल स्कूल, रंगपुर नेशनल स्कूल। इसी का जो है फॉर्म, सुधरा हुआ फॉर्म है, वो है कौन सा? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, जहां पर इनमें साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई थी। अगला है, आज का प्रश्न है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी। यह क्वेश्चन आपको हम छोड़े जा रहे हैं कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी। क्या होगा इसका आंसर? ये आप बताएंगे कमेंट में, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। हमने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन आपको दिया था, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन था दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। तो आंसर इसका होगा राजा राम मोहन राय। तो ध्यान रखिएगा, उसका आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय। तो जो राजनीतिक सुधारों को लेकर के पहली बार जो विरोध किया था, वो किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। एक चीज याद रखिएगा, अगला प्रश्न, ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर हमें बताइएगा कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी? असहयोग, राजा वामबद्ध आंदोलन, अनुकूल प्रविघटन और अविधेयक। आप इस आंसर को अगर बता देंगे तो समझेंगे कि आपका जो तैयारी है वो एक अच्छे लेवल पर पहुंच चुका है। तो याद रखिए, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो स्ट्रक्चर तैयारी करता है। अगर यह क्लास उपयोगी रहा तो वीडियो को लाइक करें और दर्पण जीएस से जुड़े रहें। अपने दोस्तों में आप शेयर करिए, आप कमेंट भी करिए और साथ ही साथ आप ज्यादा से ज्यादा इसे फैलाइए, ताकि मैं आपके लिए नया नया वीडियो, अच्छे अच्छे प्रश्नों का एक भरमार लेकर के आए। और दर्पण जीएस से जुड़े रहिए, क्योंकि यहां हम पढ़ते नहीं है, एग्जाम जीतने की तैयारी करते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।